पेज नंबर 392 का क्वेश्चन नंबर 7 है, शो हाउ वुड यू जॉइन थ्री रेसिस्टर्स। क्वेश्चन नंबर 7, शो how would you join three resistors, each of resistance 9 ohm, three resistors each of resistance 9 ohm, so that the equivalent resistance of the combination so that the equivalent resistance of the combination is first part 13.5 ohm and second part 6 ohm। ये 3 साल पहले 2018 में आया था क्वेश्चन। अब आप ये देखिएगा, शो हाउ विल यू जॉइन थ्री रेसिस्टेंस। तो मेरे पास 3 रेसिस्टेंसेस अवेलेबल है, तीनों रेसिस्टेंसेस की ईच ऑफ रेसिस्टेंस 9 ओम, मतलब तीनों रेसिस्टेंस की वैल्यू सेम है, 9 ओम 9 ओम 9 ओम के तीनों है। उसके बाद सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 13.5 ओम। अब क्या है कि मैं ये जानता हूँ 13.5 ओम ये क्या है, ये 9 से तो बड़ा ही है ना। इसका मतलब 9 में कुछ ऐड होगा तब 13.5 आएगा। ठीक, तो हम क्या करेंगे, और बाकी का जो दोनों रेसिस्टेंसेस है, बाकी के दोनों रेसिस्टेंस भी 9 ओम के हैं। तो अगर मैं बाकी के दोनों रेसिस्टेंस को 9 ओम प्लस 9 ओम को, ये मैं ऐसे ही ओरली करके देख सकता हूँ। 9 ओम और 9 ओम बाकी के जो दो बचे हैं, अगर मैं उनको पैरेलल में ले लेता हूँ तो पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या बनेगा, 1/9 प्लस 1/9 क्या हो गया 2/9। तो पैरेलल में क्या हो जाएगा, उसका रेसिप्रोकल 9/2, 9/2 क्या हो गया 4.5। 4.5 को जो बचा हुआ एक रेसिस्टेंस है 9 ओम का, अगर उसमें ऐड कर दिया जाए तो 13.5 भी बनेगा। समझ गए। ठीक, तो हम क्या करेंगे, ऐसे थोड़ा सा रफ में आप कैलकुलेट करके थोड़ा सा अंदाजा लगाकर इस तरह के क्वेश्चंस को करेंगे। देखिएगा यहाँ पर फर्स्ट पार्ट को करने के लिए, यहाँ पर फर्स्ट पार्ट में आप नोट करेंगे द गिवन थ्री रेसिस्टर्स of 9 ohm each can be connected as shown। आप एक 9 ओम को तो ऐसे ही सीधा रखिए 9 ओम, और बाकी के जो दोनों 9 ओम्स हैं उनको ऐसे, एक 9 ओम ऐसे और दूसरा 9 ओम ऐसे पैरेलल में, ये 9 ओम। ठीक है, और इस पॉइंट को बोल दीजिए ए, इस पॉइंट को बोल दीजिए बी, इस वाले 9 ओम को बोल दो R1, इस वाले 9 ओम को बोल दो R2, और इस वाले 9 ओम को बोल दीजिए R3। R2 and R3 are in parallel, therefore इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा उसको मैं बोल दूंगा 1/R2 is equal to 1/R2 plus 1/R3, 1/R2 plus 1/R3। वन अपॉन R23 is equal to 1/9 plus 1/9। रेजिस्टेंस तो सारे 9 ओम के ही है। 1/R23 is equal to जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर एज इट इज ऐड हो जाता है, तो ये हो गया 2/9
तो R23 इज इक्वल टू 9/2, 9/2 क्या होगा 4.5, R23 इज इक्वल टू हो गया 4.5 ओम। फिर हम कहेंगे इक्विवेलेंट सर्किट, इसका जो इक्विवेलेंट सर्किट है वो कैसे बनेगा, इधर बनाइएगा ए, इधर लिखो R1 इज इक्वल टू 9 ओम, और इधर इन दोनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया है 4.5, यहाँ पर लिख दीजिए R23 इज इक्वल टू 4.5 ओम। ये हो गया, ठीक है। तो अब टोटल जो रेजिस्टेंस है R इज इक्वल टू R1 प्लस R23, तो R इज इक्वल टू R1 कितना 9 और R23 कितना 4.5, तो R हमारा आ गया 13.5 ओम। यही इन्होंने फर्स्ट पार्ट में पूछा था। अब सेकंड पार्ट में देखिएगा, सेकंड पार्ट में ये बोल रहा है 6 ओम, तो ऑब्वियस सी बात है सीरीज में तो कनेक्ट नहीं कर सकते भाई, सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो 9 के साथ आप एक 9 को भी ऐड कर लोगे, 9 के साथ आप एक 9 को भी ऐड कर लोगे तो क्या हो जाएगा, वो आपका 18 हो जाएगा, है ना। तो सीरीज में तो नहीं कर सकते कनेक्ट, तो शायद पैरेलल में कनेक्ट करके बात बने। अच्छा, अब पैरेलल में दो को पैरेलल में कनेक्ट करा तो 4.5 आया, अगर हम लोग तीसरे को भी कर लें तो क्या होगा, तो दो को हम सीरीज में उसके नीचे एक पैरेलल लगा दें, दो को सीरीज में करके और उसके नीचे एक पैरेलल लगा दें, क्योंकि अगर तीनों को मान लो मैं पैरेलल में कर देता हूँ तो भी 1/9 1/9 1/9 तीनों को ऐड करा तो क्या हो जाएगा 3/9, और उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 3 आ जाएगा, वो भी बात नहीं बन रही है। तो इसका मतलब एक काम करा जा सकता है, अगर मान लो दो को सीरीज में लगा दें और एक को पैरेलल में लगा दें, अब तो यही ऑप्शन बचा ना मेरे पास, ठीक है। मैंने तीनों को पैरेलल में लगाकर देख लिया, तीनों को सीरीज में लगाना तो बिल्कुल बेवकूफी है, वो तो 27 आ जाएगा, तीनों ऐड हो जाएंगे। दो को पैरेलल और एक को सीरीज में लगाकर देख लिया, अब एक ही बचा है कि दो को सीरीज और एक को पैरेलल में लगाकर देख लो, अगर वो भी नहीं होता तो फिर क्या देना भैया, इट कांट बी सॉल्व। ठीक, वैसे बोर्ड में ऐसा नहीं होता, इट कांट बी सॉल्व। देखते हैं सेकंड पार्ट में, let us connect two resistors in series and one in parallel। दो को तो सीरीज में जोड़ो और जो एक बचा हुआ है उसको पैरेलल में जोड़ो, तो ये ऐसा हो जाएगा कि हमारे पास एक रेजिस्टेंस तो ये हो गया, दूसरा रेजिस्टेंस ये हो गया R1 इज इक्वल टू 9 ओम, ऐसे ही ये वाला हो गया R2 इज इक्वल टू 9 ओम, और फिर जो तीसरा रेजिस्टेंस है R3 ये हो गया 9 ओम। इस पॉइंट को बोलिएगा ए, इसको बोलिएगा बी। अब यहाँ पर समझ में आता है कि ये दोनों सीरीज में है तो दोनों सिंपली ऐड हो जाएंगे, तो इसको मैं बोल दूंगा R12 इज इक्वल टू हो जाएगा R1 प्लस R2, मतलब 9 प्लस 9 मतलब 15 ओम, ठीक है। नाउ R12 and R3 are in parallel, ठीक है। तो ये करिएगा, इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे इसका, इक्विवेलेंट सर्किट बनाएंगे तो 9 प्लस 9 18 हो गया, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 18 ओम, ये हो गया एक, क्या बोल रहे R12 इज इक्वल टू 18 ओम, और यहाँ नीचे है R3 इज इक्वल टू 9 ओम, ये हो गया। अब आप ये देखिएगा ये 18 और ये 9 है, तो अब इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्योंकि दोनों के दोनों पैरेलल में है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इधर कर रहा हूँ, therefore अब ये दोनों पैरेलल में है तो 1/r इज इक्वल टू 1/r12
प्लस 1/R3 1/R इज इक्वल टू 1/18 प्लस 1/9 1/R इज इक्वल टू 18 और 9 का एलसीएम 18 18 1 जा 18 1 1 जा 1 9 2 जा 18 2 1 जा 2 3/18 3 1 जा 3 3 6 जा 18 तो R इज इक्वल टू आ गया 6 ओम। बताइए बेटा ऑनलाइन वाले बच्चों को बताइए, क्लियर है सभी को? हाँ जी बोलिए। सर फिर यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज है ना लाइक कनेक्ट करने की। हाँ 4 पॉसिबिलिटीज है। एक तो ये कि दोनों को सीरीज में, एक ये है कि दोनों को पैरेलल में, तीसरी ये हो गई कि 2 पैरेलल में उनके साथ एक सीरीज में, और चौथी ये हो गई कि 2 सीरीज में उनके साथ एक पैरेलल में। सर तो फिर ऐसे ही लगा के देखेंगे ना लाइक जिसमें आ रहा होगा फिर वो हो जाएगा। लगाकर देख लेना। ये कंबाइन करने वाले ना ज्यादातर आप समझिए, ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो 3 रेसिस्टर के ही आते हैं। वो 3 से 4 रेसिस्टर वाला नहीं देंगे। 4 रेसिस्टर वाला देंगे तो फिर आपके लिए टफ हो जाएगा, बस इतना ही आएगा मैक्सिमम। ओके सर इफेक्टिव रेजिस्टेंस और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक ही बात है। इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस सब कुछ एक ही बात। चलिए अगला देखते हैं। जैसे एक तो ये वाला था क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सिर्फ एक चीज ना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टाट, तो उसमें कोई डिफरेंस है क्या? मैं आपको बताता हूँ कि जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस उसको बोलते हैं जिसमें हम रेजिस्टेंस को बार बार चेंज कर सकते हैं, वो तो कहलाता है वेरिएबल रेजिस्टेंस। और जो रियोस्टैट है, रियोस्टैट भी वेरिएबल रेजिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पर ही काम करता है। तो इस वजह से वेरिएबल रेजिस्टेंस और रियोस्टैट को दोनों को एक ही तरीके से माना जा सकता है। बेसिकली रियोस्टैट का काम होता है, जैसे हम बोलते हैं ना एमीटर होता है, एमीटर तो करंट मेजर करेगा, वोल्ट मीटर जो है वो वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल मेजर, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। रियोस्टैट का काम रेजिस्टेंस मेजर करने का होता है। तो रियोस्टैट जो है वो वेरिएबल रेजिस्टेंस ही होता है बेसिकली। तो इस वजह से दोनों को एक ही तरह से पढ़ा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। सर अगर हमने सर्किट में रियोस्टैट लगा ले तो उसकी रेजिस्टेंस बढ़ा भी सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। मतलब फ्लो ऑफ करंट घटा भी सकते हैं। हाँ रेजिस्टेंस बढ़ेगा और घटेगा तो फ्लो ऑफ करंट भी बढ़ेगा और घटेगा। एक क्वेश्चन था ना उसमें अच्छा चलिए जी बताइए जी, क्लियर है? चले आगे। यस सर। ठीक है हाँ जी। अगर वायर अगर ठीक होगा तो उसका रेजिस्टेंस कम होगा। क्यों? क्योंकि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, जितना एरिया ज्यादा उतना रेजिस्टेंस कम, और जितनी लेंथ ज्यादा उतना रेजिस्टेंस भी ज्यादा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है। टेम्परेचर में भी अगर कोई चेंज है तो टेम्परेचर अगर बढ़ता है तो भी रेजिस्टेंस बढ़ता है, और टेम्परेचर अगर कम होता है तो रेजिस्टेंस कम होता है। वैसे टेम्परेचर के लिए ना सही पैरामीटर जो है वो डिपेंड करता है कि मटेरियल क्या है वायर का, उस चीज पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर मतलब वुड है, लकड़ी है, लकड़ी को आप गर्म करना शुरू कर दो तो लकड़ी तो बेसिकली मतलब इंसुलेटर है ना, आप कितना भी गर्म कर दो उसमें से करंट फ्लो होगा ही नहीं। ठीक है, कितना भी ठंडा कर दो करंट फ्लो होगा ही नहीं। तो ये डिपेंड एक्चुअली करता है उसके मटेरियल पर फिर भी हम ये कह देते हैं कि जो मेटल्स है उनका टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा, कम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी कम, ऐसा होता है। अगला देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 9 है, स्टडी द फॉलोइंग सर्किट। Study the following circuit. Study the following circuit and answer the questions that follows. And answer the questions that follows. एक डायग्राम दे रखा है, यहाँ पर एक बैटरी है, 3 वोल्ट की बैटरी है। 3 वोल्ट की बैटरी के बाद में एक स्विच दे रखा है। स्विच को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि एक ब्रैकेट बनाकर बीच में डॉट लगा देते हैं, ये स्विच हो गया। उसके बाद में एक एमीटर है, प्लस माइनस, प्लस माइनस का मतलब एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल इधर, नेगेटिव टर्मिनल इधर। वो अगर आप नहीं भी लगाएंगे या क्वेश्चन में नहीं भी दे रखा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
फिर बेटा इधर एक रेजिस्टेंस दे रखा है 10 ओम का, और इसके ठीक नीचे यानी कि पैरेलली एक और रेजिस्टेंस कनेक्टेड है 15 ओम। और करंट का डायरेक्शन ये दे रखा है, ये हमें मालूम है करंट का डायरेक्शन यही होता है। करंट पॉजिटिव से निकलेगा और जो जो रास्ते में आती जाएगी चीज उस रास्ते में वो डिवाइड होता होगा, या जैसे भी करके जो करंट यहाँ से निकला है वही करंट लौट कर नेगेटिव टर्मिनल में वापस आएगा। तो लौट कर बुद्धू घर को आने वाली कहानी है ना। चलिए अब उसके बाद आगे देखते हैं। इन्होंने पूछा स्टेट द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेसिस्टर्स इन द सर्किट। इधर लिख रहा हूँ state the type of combination the type of combination of two resistors in the circuit। उसका सेकंड है हाउ मच करंट इज फ्लोइंग थ्रू A part है 10 ohm and B part है 15 ohm resistor। B part है 15 ohm resistor। थर्ड है व्हाट इज द एमीटर रीडिंग। What is the emitter reading? ये सब कुछ दे रखा है। अब फर्स्ट पार्ट देखिए स्टेट द टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू रेजिस्टर्स इन द सर्किट। पता ना ये दो रेजिस्टर किस तरह के कॉम्बिनेशन में पैरेलल। तो पहले का आंसर तो हो गया पैरेलल। फिर सेकंड की बात करते हैं हाउ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू 10 ohm and 15 ohm रेजिस्टर। अब मैं ये जानता हूँ कि यहाँ जो ये वोल्टेज सोर्स लगा हुआ है यानी कि ये जो बैटरी लगी हुई है इस बैटरी में से करंट निकला। एमीटर पर कोई लेना देना नहीं है, मीटर से तो बस वो ये बता देगा कि कितनी रीडिंग है, मतलब वो बता देगा कि करंट कितना है सर्किट में। तो एमीटर तक गया, फिर उसके बाद करंट जो है ना वो यहाँ पर आकर बेटा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यहाँ चला जाएगा I1 और यहाँ चला जाएगा I2। ये वाला जो रेजिस्टेंस है 10 ओम इसको आप बोल दीजिए R1 और इसको आप बोल दीजिए R2। ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि सीरीज में करंट रिमेन सेम एंड वोल्टेज डिवाइड्स, बट इन पैरेलल वोल्टेज रिमेन सेम बट करंट डिवाइड्स। इसका मतलब ये जो 3 वोल्ट वोल्टेज है यहाँ पर भी 3 वोल्ट जाएगा और यहाँ पर भी 3 वोल्ट ही जाएगा बिकॉज पैरेलल में वोल्टेज रिमेन सेम है। अब सेकंड पार्ट में हम ये देखते हैं since in parallel voltage remains same but current divides therefore V is equal to I1 R1। V is equal to I1 R1 बेटा V है 3 0.3 I1 मुझे निकालना है और R1 कितना है 10 ओम है ना। तो 10 को नीचे ले आएंगे
तो I1 सीधा सीधा कितना हो गया 0.3 एम्पियर, ये समझ में आ गया। I1 हो गया 0.3 एम्पियर। इसी तरीके से फिर मैं I2 निकाल लूंगा। हाँ, 0.3 एम्पियर हो गया। फिर हम ये कहेंगे V इज इक्वल टू I2R2, है ना भाई, इसमें भी सेम ही जाएगा वोल्टेज। तो V कितना है 3 और I2 मुझे निकालना है और ये है 15। 3 इज इक्वल टू I2 मल्टीप्लाइड बाई 15। 3 1 जा 3, 3 5 जा इतना। तो I2 इज इक्वल टू 1/5। 1/5 क्या होता है 0.28 0.2 एम्पियर। ठीक है, तो 0.2 और 0.2 एम्पियर आ गया। उसके बाद ये बोल रहा है थर्ड पार्ट, व्हाट इज द एमीटर रीडिंग। बिल्कुल सही। अब ये कहेंगे कि जो ये आई है यही तो आपका डिवाइड हो रहा है I1 और I2 में, है ना, और आई कौन सा करंट है जो एमीटर में जा रहा है। ठीक, तो सीधा सीधा बोलेंगे एमीटर रीडिंग क्या हो जाएगी 0.5 एमीटर रीडिंग। इसको ना बेटा स्टार बना लेना। एमीटर रीडिंग जनरली क्या होती है, पूरे सर्किट की रीडिंग होती है, पूरे सर्किट का करंट पूछा जाता है। वो आपसे अगर सीधा सीधा क्वेश्चन पूछते ना कि आप पूरे सर्किट का करंट बताओ, तो क्वेश्चन आसान बन जाता है ना। वो तो कोई भी बच्चा बना देगा। वो पूछेंगे एमीटर रीडिंग, अभी आधे बच्चों को ये नहीं पता एमीटर करता क्या है, तो उनको ये लगेगा कि पता नहीं क्या पूछ दिया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया। ध्यान रखना, एमीटर रीडिंग का मतलब ही ये है कि पूरे सर्किट का आपसे करंट पूछा जा रहा है। ठीक है, तो एमीटर रीडिंग इज इक्वल टू टोटल करंट इन द सर्किट। टोटल करंट इन द सर्किट यानी कि I1 प्लस I2 0.3 प्लस 0.2 मतलब 0.5 एम्पियर। ये निकालने का एक तरीका और है। आप क्या कर सकते हैं कि ये दोनों पैरेलल में है, तो आप पूरा का टोटल रेजिस्टेंस निकाल दोगे। टोटल रेजिस्टेंस आ गया, टोटल वोल्टेज 3 वोल्ट दे रखी है, डिवाइड करके भी देखेंगे तो भी सेम है, वो भी सेम है। ठीक है जी, बताइए बेटा, क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए। Yes, sir. उसके बाद देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 बेहद आसान है, तो क्वेश्चन नंबर 10 में छोड़ रहा हूँ, अपने आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। इसमें है 5 रेसिस्टर्स आर कनेक्टेड इन अ सर्किट एज शोन इन फिगर। Five resistors are connected in a circuit as shown in figure. So find the emitter reading when the circuit is closed. Find the emitter reading when the circuit is closed. सर्किट इज क्लोज का मतलब भी अभी समझाता हूँ। पहले इसमें जो डायग्राम दे रखा है वो डायग्राम बनाएंगे। देखिएगा,
और ये जो रेजिस्टेंस दे रखे हैं R1 R2 R3, R1 is equal to 3 ohm, R2 is equal to 3 ohm, R3 is equal to 3 ohm. R1 R2 R3 तीनों सेम है. R4 is equal to 0.5 ohm और इधर R5 दे रखा है, ये भी 0.5 ohm. ये एक स्विच दे रखा है के. याद रखिएगा ये जो इन्होंने दिया है ना, मतलब सर्किट इज क्लोज्ड. इस क्लोज्ड का मतलब क्या है कि सर्किट काम कर रहा है. बिल्कुल सही. सर्किट इज क्लोज्ड का मतलब ये है कि सर्किट काम कर रहा है, सर्किट में करंट वगैरह प्रॉपर्ली फ्लो हो रहा है. ठीक है, ये चीज है. अब आप ये देखिएगा, इसमें इन्होंने ये तो डायग्राम दे रखा है. अब वो क्या पूछ रहे हो इस क्वेश्चन में, इन्होंने पूछा है फाइंड द एमीटर रीडिंग व्हेन द सर्किट इज क्लोज्ड. एमीटर रीडिंग का मतलब क्या है कि आपको पूरे सर्किट में करंट कितना है, यानी कि ये जो वोल्टेज सोर्स है, ये जो बैटरी है, ये करंट कितना डिलीवर कर रही है हमको ये बताना है. ठीक है, उसके लिए क्या करना होगा, मुझे पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस निकालना होगा. पूरे का वोल्टेज मुझे पता ही है, वोल्टेज पता चल जाए, पूरे का रेजिस्टेंस पता चल जाए तो करंट पता चल जाएगा. एमीटर रीडिंग के बारे में अभी अभी आपको क्या बताया था. एमीटर रीडिंग क्या होता है, टोटल करंट इन द सर्किट. तो आपको क्या करना है, पूरे सर्किट का टोटल करंट कैलकुलेट करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं. ठीक है, तो जरा देखिएगा, मैं यहाँ पर क्या करूंगा, आपने देखो R1 और R2, R1 और R2 जो है, अच्छा इस पॉइंट को दे रखा है बेटा D और इस पॉइंट को दे रखा है E. R1 और R2 के दोनों सीरीज में हो गए और इन दोनों का जो सीरीज कॉम्बिनेशन आएगा वो इस R3 के साथ पैरेलल में हो जाएगा. समझ गए. तो हम ये कहेंगे here R1 and R2 are in series. R1 and R2 are in series, therefore R12 is equal to R1 plus R2, यानी कि 3 plus 3 मतलब 6 ohm. ठीक है, फिर एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाइएगा. इक्विवेलेंट सर्किट, ये जो इक्विवेलेंट सर्किट है बेटा, ये बनाने में आलस मत करना, क्योंकि क्वेश्चन देख लीजिए, इसकी भी जो वेटेज है, ये 3-3 नंबर वाले ही क्वेश्चन है जितने भी आ रहे हैं. आगे भी है क्वेश्चन तो 5 नंबर के, या तो 3 नंबर का है 5 नंबर का, तो अच्छी वेटेज का क्वेश्चन है. तो इक्विवेलेंट सर्किट जब आप बनाएंगे इसका, तो इन दोनों की जगह एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, वो भी 6 ओम. ये हो गया R12 इज इक्वल टू 6 ओम. इसके नीचे इस पॉइंट को क्या बोला था D, ये पॉइंट था E, इसके नीचे है R3 इज इक्वल टू 3 ओम. एमीटर है, ये इधर स्विच है, DE, और ये है A और ये है B. ठीक है, अब R12 और R3 जो है, ये दोनों के दोनों आपस में पैरेलल में. ठीक है, ये वाला क्या है R4 0.5 ओम, ये क्या है R5, ये भी 0.5 ओम. ठीक, अब R12 और R3 ये दोनों पैरेलल में. नेक्स्ट लिखेंगे R12 and R3 are in parallel. Now R12 and R3 are in parallel. ये दोनों के दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा, R123 is equal to 1 upon R12 plus 1 upon R3, 2 ohm. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 upon 6 plus 1 upon 3, 1 upon R123 is equal to 1 upon 6.
प्लस 1/3, तो 1/r1 to 3 इज इक्वल टू 6 और 3 का एलसीएम क्या हो गया 6, 1 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, तो r1 to 3 इज इक्वल टू सीधा लिख दो 3/6 हो जाएगा यानी कि 2, ये 2 ओम हो गया। ठीक है, तो अब जो इक्विवेलेंट सर्किट है उसमें क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों सीरीज में हो जाएंगे। इक्विवेलेंट सर्किट अब D और E के बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो आ गया 2 ओम का। इधर है बेटा D, इधर है E, R4 is equal to 0.5 ohm, R5 is equal to 0.5 ohm, और ये जो R123 है ये हो गया 2 ohm का। Now these three resistances, ये तीन वोल्ट है, ये जो तीनों रेजिस्टेंसेस हैं ये हो गए सीरीज में, तो टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा सर्किट का 3 ohm। Therefore, total resistance of the circuit R is equal to R123 plus R4 plus R5. R is equal to 2 plus 0.5 plus 0.5. R is equal to 3 ohm. Therefore, ammeter reading is equal to total current in the circuit. ये क्या हो जाएगा, टोटल वोल्टेज कितनी है V और टोटल रेजिस्टेंस R हमने निकाल दिया तो 3/3, ठीक है, ये आ जाएगा 1 एम्पीयर। टोटल जो करंट है सर्किट में वो 1 एम्पीयर का है। बताइए जी, क्लियर है? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में ये क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन नंबर 8 ये वाला बैटरी इज कनेक्टेड, हाउ विल द ब्राइटनेस of glow of bulbs and Q change? Justify your answer. तो सही समझा सकता है इसमें? Yeah. So मेरे ख्याल the brightness of glow of bulb P will increase and brightness of glow of bulb Q will decrease. क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 का डायग्राम बना रहा हूँ यहाँ पर। एक ये बल्ब दे रखा है, ये बल्ब का सिंबल होता है P, एक ये बल्ब दे रखा है Q, एक ये बल्ब दे रखा है R, और एक ये स्विच दे रखा है, और ये E जो है ये बैटरी का वोल्टेज दे रखा है। क्वेश्चन ओरली ही मैं बता रहा हूँ, मैं लिख नहीं रहा हूँ। A battery is connected to 3 identical lamps P, Q and R as shown in figure.
पी क्यू और आर, ये तीन लैंप्स दे रखे हैं, यानी कि तीन बल्ब्स दे रखे हैं, आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल का मतलब क्या, तीनों का रेजिस्टेंस सेम, पूरी तरह से एक जैसे है ना। उसके बाद initially the switch as is kept open and the lamp P and Q are observed to glow with same brightness. Initially क्या हुआ कि ये जो स्विच ऐसा है इसको ओपन रखा गया। जब स्विच एस ओपन था तो इसका मतलब क्या है कि ये जो वायर है ये बीच में से ओपन का मतलब क्या, वायर जैसे हमने बीच में से काट रखा है उसको। तो जब वायर के बीच में से काट रखा है तो बेटा करंट यहाँ पर जा ही नहीं रहा, करंट यहाँ पर जा ही नहीं रहा है, तो इसका मतलब ये वाला तो डिस्कनेक्टेड है। हाँ, तो जो करंट है वो सारा का सारा किसमें जा रहा है, पी और क्यू में जा रहा है, क्योंकि पूरा वायर कटा नहीं। समझ गए? अच्छा, तो इन्होंने कहा इनिशियल द स्विच एज केप्ट ओपन एंड द लैंप पी एंड क्यू आर ऑब्जर्व्ड टू ग्लो विद सेम ब्राइटनेस, देन स्विच एज क्लोज्ड, हाउ विल द ब्राइटनेस ऑफ ग्लो ऑफ बल्ब्स पी एंड क्यू चेंज। फिर क्या करा इन्होंने कि पहले तो स्विच को ओपन रखा हुआ था, जब ओपन था तब तो दोनों सेम ब्राइटनेस से जल रहे थे। उसके बाद स्विच को क्लोज कर दिया तो पूछ रहे हैं कि इनकी ब्राइटनेस पर कितना फर्क पड़ेगा ये बताओ। ठीक है, एक चीज तो ये समझ में आ गई होगी कि ये सेम ब्राइटनेस से क्यों चल रहे हैं, क्योंकि दोनों के दोनों सीरीज में करंट रिमेन सेम। जब करंट ही सेम मिल रहा है दोनों को तो उनकी ब्राइटनेस भी सेम रहेगी। ठीक है, अब ये है। अब स्विच क्लोज करने पर क्या होता है वो सुनिएगा। ऑन क्लोजिंग एस बल्ब क्यू एंड आर विल बी इन पैरेलल। जब स्विच को बंद कर देंगे तो ये जो क्यू और आर है ये दोनों के दोनों पैरेलल में हो जाएंगे। कैसे? तो क्योंकि वहाँ पे सर्किट ब्रेक हो रहा है तो वहाँ पे ये दोनों साइड आप भी देखिएगा कि ये वाले पॉइंट को एक नोड मान लो, इस वाले पॉइंट को एक नोड मान लो, तो जब ये क्लोज हो गया यानी कि ये वायर ऐसे कनेक्ट हो गया तो इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट ये है, इसके बीच में एक तो ये Q वाला बल्ब लाई कर रहा है और इसी पॉइंट और इसी पॉइंट के बीच में एक ही R वाला बल्ब लाई कर रहा है। तो Q और R जो है ये दोनों के दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, है ना। पैरेलल में हमारी वोल्टेज डिवाइड होती है, सॉरी वोल्टेज सेम रहती है, करंट डिवाइड होता है, तो ब्राइटनेस में फर्क आएगा। तो देखिएगा ये है, hence total resistance of the circuit will decrease and the current flowing in the circuit will increase, therefore the flow of bulb P will increase। नहीं समझे? इसमें क्या है कि क्योंकि दोनों का रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम है, दोनों का रेजिस्टेंस बिल्कुल सेम है, तीनों का रेजिस्टेंस सेम है, तीनों आइडेंटिकल बल्ब्स है। तो अगर मान लो इसका रेजिस्टेंस R है और इसका रेजिस्टेंस भी R है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या हो गया, 1/R प्लस 1/R, 1/R इफेक्टिव, ये क्या हो गया 2/R, R इफेक्टिव कितना हो गया R/2 यानी कि 0.5R। तो जो रेजिस्टेंस इफेक्टिव बना ना पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो कम हो गया, वो कम हो गया। इफेक्टिव रेजिस्टेंस 0.5R, 0.5 का मतलब क्या है, R का आधा, 0.5 का मतलब आधा, है ना। तो पहले जो रेजिस्टेंस था अब उसका आधा रह गया रेजिस्टेंस। ठीक है, अब समझिएगा। अब इन्होंने दिया है hence the total resistance of the circuit will decrease, सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया, and the current flowing in the circuit will increase, करंट इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस डिक्रीज हो गया तो करंट तो इंक्रीज होगा ही, फ्लो प्रॉपर होगा उसका, क्योंकि अब आप उतना रेजिस्ट नहीं कर रहे, करंट को रोक नहीं रहे। रेजिस्टेंस का मतलब ही ये होता है करंट को, करंट के खिलाफ लड़ना, करंट को रोकना। ठीक है, अच्छा, therefore the flow of bulb P will increase। ठीक है, तो जब करंट का फ्लो बढ़ गया तो करंट सबसे पहले किसके पास जा रहा है, इसके पास, क्योंकि यहाँ से निकला पॉजिटिव से, सबसे पहले इसके पास गया, तो जो P है P की ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ जाएगी। ठीक है, also bulb Q and R will be parallel in this case, so that current gets divided and lesser current flows through Q and hence the glow of bulb Q decreases। समझ गए? अब क्या होगा कि ये वाला तो पूरी ब्राइटनेस के साथ जल गया, ठीक है, लेकिन जो इनका इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कम हो भी गया, वो अपने मान लिया, लेकिन ज्यादा ब्राइटनेस के साथ ये ऑन हो गया, तो जो ये वाले है ना इनमें भी ब्राइटनेस प्रॉपर जाएगी इस पूरे कॉम्बिनेशन में, लेकिन वो डिवाइड हो जाएगी ब्राइटनेस। समझ रहे हैं? दोबारा से सुनिएगा, हम ये कह रहे हैं कि अगर देखा जाए तो ये पी और ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन ये सीरीज में, ये पी वाला बल्ब और ये पूरा कॉम्बिनेशन सीरीज में है ना। तो मैं ये कहूंगा कि सीरीज में करंट रिमेन सेम, तो इसमें तो करंट जाएगी तो इसका तो फ्लो बढ़ेगा, बढ़ेगा क्यों, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस पहले R था और इसका रेजिस्टेंस जो है घटकर कितना हो गया 0.5R। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये ज्यादा करंट को रोकेगा, अपने ये अपने अंदर ज्यादा करंट को रोकेगा,
तो जब ज्यादा करंट को इसने रोका अपने अंदर तो इसकी ब्राइटनेस बढ़ेगी। इनका रेजिस्टेंस कम हो गया है तो ये कम करंट को रोकेंगे, करंट को उतना रोक नहीं पाएंगे, तो इसका मतलब इसकी ब्राइटनेस नहीं बढ़ेगी। तो सर Q और R दोनों की तो ब्राइटनेस डिक्रीज होगी। दोनों की ब्राइटनेस डिक्रीज होगी, दोनों की सेम होगी brightness, है ना, और वो कम होगी, P के कंपैरिजन में कम होगी। आप एक चीज समझ गए होंगे कि अब Q और R का इफेक्टिव रेजिस्टेंस आधा रह गया, 0.5 R हो गया, है ना। तो जिसका रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा ही तो करंट को रोकेगा, है ना। तो उतना ज्यादा करंट को रोकेगा उतना ही ज्यादा वो बल्ब तेज ग्लो करेगा। और इन दोनों के रेजिस्टेंस क्योंकि कम है तो ये करंट को ज्यादा रोक नहीं पाएंगे, तो इनकी ब्राइटनेस कम होगी। ठीक है, ये चीज बताइए बेटा, क्लियर है ऑनलाइन? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिएगा, हाँ हाँ हाँ, है ना? दोबारा तो अगर 4 बल्ब और पैरेलल में कनेक्टेड है तो उसमें सबसे ज्यादा ब्राइट कौन ग्लो करेगा? सबसे ज्यादा ब्राइट कौन ग्लो करेगा? कोई भी नहीं, सब बराबर ग्लो करेगा। हाँ, बराबर ग्लो करेगा। इसको ना हमेशा से एक चीज से सोचा जा सकता है, हमारे सामने तो आता है कि जिसका रेजिस्टेंस कम आएगा वो ज्यादा तेज ग्लो करेगा, वो ज्यादा कम ग्लो, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा वो ज्यादा तेज ग्लो करेगा। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा आएगा वो ज्यादा करंट को एब्जॉर्ब करेगा ना अपने अंदर, तो जब ज्यादा करंट को एब्जॉर्ब करेगा तो वो ज्यादा तेज ग्लो करेगा, है ना। और मैं किस केस में बता रहा हूँ, मैं इस केस में बता रहा हूँ जब सारे के सारे रेजिस्टेंस सेम है ना, तो जब सारे रेजिस्टेंस सेम होंगे तो फिर तो बराबर बराबर ही ग्लो करेगा। ठीक है, वो मैं इस केस का बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर तीनों ही रेजिस्टेंस सेम थे, है ना। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डिराइव एन एक्सप्रेशन derive an expression for equivalent resistance derive an expression for equivalent resistance derive an expression for equivalent resistance in the following case. In the following case, यहाँ पर इधर ये है, यहाँ से निकलने वाला एक रेजिस्टेंस है R1, और फिर है R2 और R3, फिर है R4 और R5, ये पॉइंट बी हो गया। अब आप ये देखिएगा, वो पूछ रहे हैं कि इस पूरे सर्किट के लिए आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है, बेहद आसान है। R2 और R3 दोनों सीरीज में हो गए, R4 एंड R5 पैरेलल में हो गए। अब ये कहेंगे सॉरी, R2 और R3 भी सीरीज में और R4 और R5 भी पैरेलल में, जो आएगा वो दोनों आपस में पैरेलल में। तो R2 एंड R3 are in series and R4 and R5 are also in series, ये भी सीरीज में होंगे। तो अब इक्विवेलेंट डायग्राम कैसा बनेगा,
ये रेसिस्टेंस R1 है, सीरीज का मतलब रेसिस्टेंसेस ऐड हो जाएंगे, तो क्या हो गया R2 प्लस R3, और ये क्या हो गया R4 प्लस R5। अब ये दोनों जो है ये पैरेलल में है, नाउ R2 प्लस R3 R4 प्लस R5 आर इन पैरेलल, तो अब इधर लिख रहा हूँ आगे, तो अब क्या होगा, इनका इफेक्टिव रेसिस्टेंस जो है, इनके इफेक्टिव रेसिस्टेंस को आप बोल दीजिए बेटा R डैश, therefore 1 upon R dash is equal to 1 upon R2 plus R3, plus 1 upon R4 plus R5। जब एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई, 1 upon R dash कितना हो गया, ऊपर R4 plus R5 इधर और R2 plus R3 इधर, और अपॉन में R2 plus R3 मल्टीप्लाई बाई R4 plus R5, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट R डैश कितना हो गया, R2 plus R3 मल्टीप्लाइड बाई R4 plus R5 अपॉन R2 plus R3 plus R4 plus R5, ये हो गया। अब इक्विवेलेंट डायग्राम क्या आ जाएगा, इक्विवेलेंट सर्किट, ये इधर हो गया R1, इधर हो गया R डैश, ये हो गया B, R कितना हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में R हो जाएगा R1 प्लस R डैश, अब R1 तो R1 ही है, और R डैश कितना है R2 प्लस R3 इंटू R4 प्लस R5 अपॉन R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5। ज्यादा हो तो आप इसका एलसीएम ले लो, R1 इंटू R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ठीक है, और प्लस R2 प्लस R3 इंटू R4 प्लस R5 अपॉन R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, ठीक है जी, समझ गए। Yes, sir. हाँ जी, अब आप लोग एक काम करिएगा, इसमें जितने भी एग्जाम प्रैक्टिस वाले सेक्शन में जितने भी सीरीज और पैरेलल के क्वेश्चन है वो करिए, और करके मेरे से डाउट पूछिएगा। मुझे लगता नहीं कि कोई प्रॉब्लम आएगी, फिर भी प्रॉब्लम आए तो पूछना मेरे से, ठीक है। हाँ, कि शाम को आज मैं मैथ्स कराऊंगा, शाम को मैं आज ना फिर एपी करा रहा हूँ, एपी काफी दिनों से हुआ नहीं है, तो शाम को एपी करेंगे। तो जो संपर्क में डाउट्स डाउट्स एक दो दिन ले लो, पहले अभी इसके बच्चे के डाउट्स उनको देखने उसके कैसे होगा, पहले ये करवा के फिर मुझे बताइए। सर आपने ट्रायंगल का जो पाइथागोरस वाली वो एक्सरसाइज क्यों करवा दी? करवा दूंगा, कल सुबह वाले में करा दूंगा। ठीक है बेटा, मीटिंग एंड कर रहा हूँ फिर मैं।